नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम स्पेशल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की रेगुलर क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। पूरे भारत में आईटीआई आधारित किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आपका इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, तीनों में से कोई भी ट्रेड है तो एग्ज़ाम कोई भी क्यों ना हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा बेस तैयार करेंगे। विश्वास है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। कंप्लीट एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, ज़रूर आप नया सीखेंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हम हर मंडे फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही आधारित होता है या उन्हीं के लिए बना होता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्री टेस्ट हर मंडे हर हफ्ते आपको मिलता है, उसे अटेंड कीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की क्लासेस की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। आप चाहें तो वहां से पीडीएफ रिसीव कर सकते हैं। आइए आज के सवालों से शुरू करते हैं। और ये रहा आज का पहला सवाल आपके सामने। बड़ा आसान क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन है बड़ा इम्पोर्टेंट। क्या पूछा गया माय डियर, आंसर कर दीजिए। एक एसी मशीन में पोल युग्म, युग्म को इंग्लिश में बोलते हैं पेयर, यानी पोल के जोड़े जो होते हैं वो कितने हो तो विद्युतीय अंश यानी इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री दोनों इक्वल होते हैं या बराबर होते हैं। सवाल समझ में आया? पोल पेयर पूछ रहा है अपन से कि कितने हैं, तो वो कहता है इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री बराबर हो जाएंगे। माय डियर, एक चीज़ मैं आपको यहाँ कंफर्म करवा देना चाहूँगा, शायद सभी बच्चों को याद भी है। टोटल मैकेनिकल डिग्री एक इंडक्शन मशीन में हमेशा फिक्स होती है और वो होती है 360 डिग्री। लेकिन माय डियर, इलेक्ट्रिकल डिग्री का फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल। अब एक बात बताओ, कितने से गुणा करूँ कि ये भी 360 हो जाए? 2 से गुणा करूँ गुरुजी, लेकिन 2 तो पोल है और हमसे क्या पूछा गया? पोल के जोड़े। तो 2 का मतलब जोड़ा कितना बना? 1। आंसर क्या आना चाहिए आपका यहाँ पर? ए ऑप्शन आएगा, एक पोल पेयर। ध्यान से समझिएगा, पोल का जोड़ा पूछा था, ना कि पोल की संख्या। कोई कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना? ठीक बात है। देखो क्यों बताया मैंने, ये ऐसा सवाल क्यों दिया। ये वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पेपर में होगा ही होगा। एक क्वेश्चन यूँ पूछ लेते हैं कि 4 पोल की मशीन में मैकेनिकल डिग्री का मान 2 डिग्री है, बताइए ये मान वैद्युतिक डिग्री में कितना है। ऐसा सवाल कहाँ से आता है? डीसी मशीन के नाम से आ जाता है, एसी मोटर के नाम से आ जाता है, सिंक्रोनस मशीनों के नाम से आ जाता है। तो 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इनको पढ़ना है। ये कैसे हल करना है? वही सिंपल सवाल, टोटल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में संबंध देखना है। टोटल इलेक्ट्रिकल में आपको क्या करना है? 360 यानी मैकेनिकल का भाग देना है। जो रेशो आ जाए उसको मैकेनिकल से गुणा कर देना। करवा चुका हूँ ये सवाल कई तरह से, रेगुलर क्लासेज होगी तो आगे कभी डाल भी दूंगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? नहीं तो कभी टेस्ट में ज़रूर डाल दूंगा मैं, तो विश्वास है कि आप वहाँ से कुछ करेंगे, सीखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, जब आई विद्युत धारा यानी करंट, V वोल्टेज है और G चालकता है, तो इनमें से सही संबंध कौन सा है? देखो भाई, I बराबर V/R तो आप सबने सुना है, नो डाउट, लेकिन यहाँ R का पूछ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, हमें इतना पता है कि अगर R की जगह G रखना है, कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और R = 1/G होता है। इसकी जगह हम ये मान रखेंगे तो V/1 और G इंटू में होकर के ऊपर चला जाता है, यानी I = V × G आएगा। उत्तर हमारा यहाँ पर C होगा। UPPCL TG2 वर्ष 2021 के एग्ज़ाम पेपर का ये क्वेश्चन है, ठीक है? शानदार क्वेश्चन है। हाँ, आसान है, लेकिन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन तो है। हमारा आज का जो टारगेट है वो यही है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पर चर्चा की जाए। गुरुजी कौन से क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उस पर हम चर्चा करें। सवाल अगला, तीसरा क्वेश्चन,
समांतर संयोजित 3 शाखाओं में प्रत्येक शाखा की धारा 30 मिली एम्पियर है। यदि एक शाखा खुल जाती है तो शेष 2 शाखाओं में प्रत्येक की धारा क्या होगी। बना लेते हैं एक डायग्राम। वो ये कहता है कि एक रेजिस्टर यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा हुआ है और तीसरा लैंप यहाँ जुड़ा हुआ है, और ये थे तीनों हमारे पैरेलल में। इसको आप कैसे ही दिखा दो, सर्किट बनाने के बहुत तरीके होते हैं, आपका अपना तरीका हो सकता है। ठीक है, वो बता रहा है कि प्रत्येक शाखा में से 30-30 मिली एम्पियर की धारा का मान चल रहा था। ध्यान से समझिएगा, पहला सवाल मेरा कि इस समय टोटल धारा कितनी है, ध्यान से समझिएगा। अब वो ये कह रहा है कि कोई भी एक शाखा खुल जाए, ये तो नहीं बताया कि कौन सी खुल जाए। हम मान लेते हैं कि यही वाली ब्रांच ओपन हो गई हमारी, ठीक है ना। मान लीजिए मैं इसको I1, इसको 2 और इसको 3 नाम दे देता हूँ। तो अब एक चीज़ तो श्योर है कि I1 का मान कितना हो गया, 0। ठीक है, टोटल IT कितना है, समांतर में करंट जुड़ती है, मैंने यहाँ से पूछा था। पहले की बात कर रहा हूँ मैं, इस सिचुएशन की, जब तीनों लगे हुए थे। तो 30-30-30 तीनों हो गए 90 मिली एम्पियर। यानी इस समय टोटल करंट कितनी है ये पूछा जाए तो 90 मिली एम्पियर। एक शाखा ओपन हो गई, तो जो ओपन शाखा हुई है उसमें से कोई धारा प्रवाह नहीं होगा। अब दोनों शाखाएं क्या करेगी, अपना काम करती रहेगी, क्योंकि पैरेलल में, घर का एग्जांपल मान लो, घर में वायरिंग पैरेलल में होती है। अगर लैंप फ्यूज हो गया तो पंखा तो उतना ही चलता है, वैसा ही चलता है। यानी बाकी दोनों ब्रांच में क्या होगा, अपनी अपनी धाराएं चलती रहेगी। प्रत्येक में अभी भी 30-30 मिली एम्पियर धारा ही चलेगी। हाँ, अब हमारी जो टोटल करंट है ना, वो 90 की जगह 60 मिली एम्पियर होगी। यानी समांतर में अगर एक परिपथ ओपन होता है तो टोटल करंट कम हो जाएगी, लेकिन अन्य परिपथों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिल्ली सब कोऑर्डिनेट का एक पेपर था जिसे मैं हल कर रहा था, और सवाल दिया उन्होंने कि डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन जो होती है वो पैरेलल में क्यों कनेक्ट की जाती है। ऐसा नहीं कि वोल्टेज समान मिलती है, ये वो आंसर दिया हुआ था कि प्रत्येक इंडिविजुअल सर्किट जो होते हैं उसका ऑपरेशन स्वतंत्र हो जाता है। हम एक को जैसे मर्जी चाहें चलाएं, जैसे मर्जी चाहें बंद करें। सीरीज़ में क्या होता है कि आप एक के साथ चालू या बंद करते हैं तो सारे चालू या बंद होते हैं। पैरेलल इसलिए किए जाते हैं कि हमें ज़रूरत है केवल लाइट ऑन करनी है तो लाइट ऑन होगी, फैन ऑन नहीं होगा। तो पैरेलल में सभी परिपथ स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, एक दूसरे से अलग है। एक अगर ओपन हो गया तो बाकी परिपथों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, सर्किट की टोटल पावर, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, उस पर इफेक्ट जरूर आएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। 750 वाट की एक इलेक्ट्रिक केटली है, 90 मिनट के लिए उपयोग की जाती है। इसके द्वारा कंज्यूम की गई एनर्जी की गणना करें। माय डियर, किस किस बच्चे को याद है एनर्जी का फॉर्मूला? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। बोल रहा हूँ इंग्लिश में, लिख रहा हूँ हिंदी में। कोशिश है कि हिंदी इंग्लिश हर स्टेज का बच्चा समझ पा रहा होगा। यदि क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइए। इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना फिर, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड कीजिएगा। अब हमारे सामने पावर और टाइम दोनों बड़े स्पष्ट तरीके से दिए हुए हैं। कर लेते हैं गुरुजी गुना भाग। 750 वाट पावर है, लेकिन याद रखें शक्ति के सारे आंसर किलोवाट घंटे में दिया हुआ है। तो ये हमारा वाट था, इसे घंटे में बदलने के लिए 1000 का भाग दे दो। समय मिनट में है, उसे घंटे में बदल दो। 90 मिनट में 1.5 घंटे होते हैं, 1.5 मिनट। नहीं पता, कोई बात नहीं, 90 मिनट रखो। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसमें क्या करना है, 60 का भाग देना होता है। क्या करना है, आपको उसे डिवाइड करना है। किससे गुरुजी? 60 से। बस अब कर दो इसकी कैलकुलेशन। आई थिंक आंसर आ रहा है 1.125 kWh। कोई बात नहीं, सिंपल भाषा में kWh ज्ञात करने थे ना। kWh के लिए फॉर्मूला होता है वाट इंटू घंटे बटे 1000। ये लो, उत्तर कर दो, बात खत्म। ठीक है, बिल्कुल यही आ रहा होगा, कमेंट करके बता देना इतना ही उत्तर आया क्या। और ये अभी इसरो में भी आ चुका है, यूपी आर्मिनल TG2 में भी आया था, बड़ा सा
सवाल है जी। 5वां सवाल आपको उत्तर करने का मौका दे रहा हूँ, आराम से उत्तर कीजिए। एक आदर्श वोल्टेज सोर्स निम्न में से किसके समतुल्य है? समतुल्य को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट। आइडियल वोल्टेज सोर्स इज इक्विवेलेंट टू शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, नन ऑफ दी अबव। कर दीजिए उत्तर। चलिए मैं आपसे 2-3 सवाल पूछ लेता हूं, तब तक आप मुझे उसका आंसर कर दीजिए। पहला सवाल, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस कितना होता है? रेजिस्टेंस से फिर कंडक्टेंस आ जाएगी, वो सब फिर तो है ही है। होता क्या है? हम चलें उत्तर पर, आप तब तक वो कर रहे हो कि मौका दूं पहले आप सबको उत्तर करने का, फिर बात सुनेंगे। सुननी है, बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चन है, किसी ने नहीं बताया होगा इतना डीपली। बड़ा साफ शब्दों में चीज़ें बताते ना, बड़ी समझ में भी आती है। जितनी ज़रूरत है उतनी डोज दी जाए तो सही रहती है। आ जाओ पॉइंट पर, अब थोड़ी देर सुनना ध्यान से। आदर्श वोल्टेज सोर्स वो होते हैं जो हमें प्रत्येक लोड पर एक कांस्टेंट वोल्टेज दे सके, नियत वोल्टेज प्रदान करे, उसे आदर्श वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ऐसी सिचुएशन मतलब क्या आता है? इस सिचुएशन का मतलब ये है कि लोड से हमारी लोड धारा बदलती है। यानी वो ये कह रहा है कि अगर IL लोड करंट का मान परिवर्तित हो रहा है, लेकिन कोई भी वोल्टेज ड्रॉप वगैरह चेंजेस नहीं होनी चाहिए। यानी वोल्टेज ड्रॉप में कोई चेंजेस आए ना, ऐसा तब आ सकता है जब या तो रेजिस्टेंस स्थिर हो या रेजिस्टेंस हो ही नहीं, है कि नहीं? तो यही कहा जाता है कि एक आदर्श वोल्टेज सोर्स में कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता है। आदर्श शब्द हटाते ही वेरी लो होता है एंड कांस्टेंट होता है। बात को ध्यान से समझना। अब जीरो प्रतिरोध इनमें से किस सर्किट का है बताइए मुझे, बताओ। अब तो उत्तर समझ में आ गया ना। भाई आदर्श वोल्टेज सोर्स वो सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, और इनमें से जीरो रेजिस्टेंस किसका है? शॉर्ट सर्किट का। यानी एक आइडियल वोल्टेज सोर्स इज इक्विवेलेंट टू शॉर्ट सर्किट, राइट? तो फिर दूसरा सवाल करा दो गुरुजी। आदर्श धारा सोर्स किसके बराबर होगा? आइडियल करंट सोर्स किसके बराबर होगा? फिर वो ओपन सर्किट के बराबर। बताओ बात समझ में आई क्या? अगर कुछ सीखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आज नेटवर्क थ्योरी का ये एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हमने सीखा। और हाँ, अप्रिशिएट लाइक करके ही करना है। बहुत सारे बच्चों को चीज़ें पता है, कंसेप्ट के साथ उनकी क्लियर है। मैं मानता हूँ उन बच्चों को कोई, लेकिन कुछ है बच्चे जो नया सीखते भी हैं। आइए सवाल, इसमें से कौन सा सक्रिय तत्व है? सक्रिय को इंग्लिश में एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। एक्टिव और पैसिव दो तरह के होते हैं। बताओ फटाफट से। एक्टिव वो होते हैं जिन पर ओम और किरचॉफ नियमों का पालन नहीं किया जाता, या ओम और किरचॉफ नियम अप्लाई नहीं किए जा सकते। मतलब क्या है गुरुजी इसका? मतलब ये है कि ओम ने ये कहा था कि अगर तापमान नियत हो तो किसी भी बंद परिपथ में विभव में जो अंतर उत्पन्न होता है वो धारा के समानुपाती है। लेकिन कुछ डिवाइसेज ऐसी होती है जिनमें भले तापमान नियत हो, वोल्टेज धारा के समानुपाती होता ही नहीं है, तो वहाँ ओम का नियम फेल हो गया। ऐसा जनरली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में होता है, ये ध्यान रख लो, शॉर्ट में याद कर लो। तो दूसरा जो पैसिव होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। पैसिव वो होते हैं जिन पर ओम और किरचॉफ के नियम लागू होते हैं, जिनमें वोल्टेज धारा के समानुपाती है, और इसमें सारे इलेक्ट्रिकल वाले आते हैं। तो इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर आ जाएगा। RLC तीनों जो है ये पैसिव के पार्ट्स होते हैं, राइट? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको कुछ सीखने की ललक है। देखो, जिनको लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे फटाफट बताइए, उन बच्चों के लिए थोड़ी हो सकती है समस्या भी हो, वो कंसेप्ट ना समझ पाएँ कि गुरुजी फटाफट बताओ, क्या धीरे धीरे बता रहे हो। नहीं भाई, आइए अगले सवाल पर। धारा सोर्स को किसी परिपथ में नेगलेक्ट करने के लिए सोर्स के स्थान पर सोर्स के टर्मिनलों को क्या करें? पहला सवाल मेरा वापस आइए, धारा सोर्स किससे कहते हैं?
धारा सोर्स वो होता है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, लाइक धारा सोर्स ओपन सर्किट की भांति बिहेव करता है। मतलब हमें ये मानना है कि इस सर्किट में करंट सोर्स है ही नहीं, और अगर करंट सोर्स होता भी तो भी क्या करता, अनंत इम्पीडेंस प्रोवाइड करवाता, अनंत प्रतिबाधा डालता। यानी हमें क्या करना है, ऐसा जुगाड़ करना है जो अनंत प्रतिबाधा दे सके। और अनंत प्रतिबाधा कब मिलेगी, जब हम उसे खुला रख देंगे। भाई धारा सोर्स लगाएंगे आदर्श, तो भी वो अनंत प्रतिबाधा देगा। उसकी जगह दोनों तारों को खुला छोड़ दिया, तब भी वो दोनों क्या कर रही है, अनंत प्रतिबाधा दे रही है। तो हमारे लिए इश्यू कहाँ आया, कोई इश्यू नहीं है, बात ख़त्म। उत्तर क्या करेंगे, सी। बताओ बात समझ में आई क्या। इसी तरह से अगर वोल्टेज सोर्स का आ जाता तो डी करना है शॉर्ट सर्किट वाला। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लगा कि नहीं पहले तो ये बताओ। चलो इस बड़े से क्वेश्चन का आंसर दो, क्या लिखा है रे इतना बड़ा। अच्छा जी, सवाल सुनो। दो बैटरी जिनमें से प्रत्येक की ओपन सर्किट वोल्टेज 12.8 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.08 है, समांतर में जुड़ी हुई है। लघुपथन धारा का मान क्या होगा। लघुपथन का मतलब है शॉर्ट सर्किट। वो कहता है कि दो बैटरी ऐसे जुड़ी हुई है, देखो ये पैरेलल है कि नहीं है, और यहाँ लोड जुड़ना था प्लस और माइनस बाहर की तरफ। वो कह रहे लोड नहीं, शॉर्ट हो गई। याद रखना ऐसी सिचुएशन में धारा अनंत कभी नहीं होगी। अगर आपसे पेपर में सीधा सवाल पूछा जाए कि एक लघु परिपथ में चलने वाली धारा का मान कितना है, तब तो आपको उत्तर करना है अनंत। लेकिन जब ऐसा सवाल आ जाए जब सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध हो, तो ऐसे मामले में शॉर्ट सर्किट धारा आपकी निकलती है कि ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। भाई आंतरिक प्रतिरोध कुछ तो है ही ना, अगर 1 ओम भी है तो उसने धारा के लिए विरोध तो कर दिया ना, अनंत तो नहीं चलने दी ना। तो बस ये हमें यही करना था। अब देखो 12.8 वोल्ट एक बैटरी की है, दोनों बैटरी कैसे जुड़ी हुई है, समांतर में। गुरुजी वोल्टेज पर कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा माय डियर। कितनी वोल्टेज आएगी, 12.8 वोल्ट, कोई समस्या नहीं है। लेकिन दोनों बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.08 ओम एक बैटरी का था, यानी हमारे लिए दो रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हुए हैं, के समान हो गया। अब पैरेलल में दो रेजिस्टेंस अगर समान मान के जुड़े हुए हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, समान मान वाले में 2 का भाग दे दो, यानी गुरुजी उत्तर आ गया 0.04। अब हल कर लो भाई, इसको हल करते हो तो ये कितना बनेगा 1280। एक और एक 2 है ना पॉइंट, तो एक पॉइंट तो यहाँ से चला गया है ना। क्या करोगे, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करोगे 12.8 को तो 1280 होगा ना। 1280 में 4 का भाग दे दो, कितना उत्तर आ रहा है 4 3 8, 320 एम्पियर आ रहा है क्या। दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं। समांतर में जुड़े हुए हैं इसलिए वोल्टेज तो उतनी ही रहेगी जितनी एक बैटरी की है, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। समांतर में जुड़े होने के कारण आंतरिक प्रतिरोध जो है वो घट करके कम हो गया, इसलिए ये उत्तर करना है। अब सुनो, अगर समांतर की जगह श्रेणी क्रम होता तो इस इतने से ही पूरी कहानी बदल जाती। फिर वोल्टेज कितनी रखते, 12.8 प्लस 12.8 कितनी हो जाती, 24 25 8 8 16, 25.6 वोल्ट तो वोल्टेज हो जाती, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज जुड़ती है ना, जुड़ करके डबल हो जाती। लेकिन सीरीज में रेजिस्टेंस भी जुड़ता है तो 0.08 की जगह कितना हो जाता, 0.16 हो जाता। ठीक है, तो यानी वहाँ तो फिर एक बैटरी के जैसा ही हो गया। 12.8 में आप 0.08 का भाग दे देते, उत्तर एक ही आता। यानी वहाँ वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ रहे हैं, यहाँ वोल्टेज पर तो फ़र्क पड़ा नहीं और रेजिस्टेंस हो गया कम। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ ही रहा होगा। उत्तर मिलान कर लेना, इतना ही आ रहा है क्या, कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर। किसी बैटरी के लिए वाट घंटा दक्षता और एम्पीयर घंटा दक्षता में क्या संबंध होता है, नहीं सॉरी अनुपात का मान पूछा है, तो सुनना पहले ध्यान से। एम्पीयर घंटा दक्षता का मान हमेशा वाट घंटा दक्षता से कम होता है, अधिक होता है। और अब पूछ रहा है एम्पीयर घंटे बटे वाट घंटे दक्षता, तो ये इकाई से कम आएगा। ठीक है, ये 1 से कम आएगा ये वाला। अगर पूछ लेता एम्पीयर आवर बटे वाट घंटे, तब आपको
ए करना था, ठीक है। बहुत बार करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन, शायद इसमें ज़्यादा रुकने की ज़रूरत थी नहीं, मुझे ऐसा लगा। और ये भी वापस आ गया शायद, क्योंकि बता चुका हूँ, अभी पिछली क्लास में ही तो हुआ था। बैटरी के संदर्भ में व्यंजक C10 160Ah है, इसमें क्या प्रदर्शित कर रहा है? सिंपल सी बात होता है, C जो होता है ना, ये टाइम को संकेत करता है। मतलब ये बैटरी 10 घंटे के लिए चलेगी, और 10 घंटे के लिए चलेगी तो फिर धारा कितनी होगी? 16 एम्पियर है क्या कहीं? ये रहा 10 घंटे के लिए डिस्चार्जिंग का समय है, तो बैटरी की कैपेसिटी 160 Ah है। बताओ बात समझ में आई क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल शायद ये भी रिपीट नहीं हो गया क्या यार? सत्य कथन बताइए क्या है? डीसी में आपूर्ति आवृत्ति 0 होती है, बिल्कुल सही बात है। डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान 0 है। आपूर्ति का आवर्तकाल शून्य होता है, नहीं भाई, टाइम और फ्रीक्वेंसी तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। फ्रीक्वेंसी 0 है तो टाइम अनंत आएगा। पूछा क्या है? सही कथन बताइए, तो 1 नंबर स्टेटमेंट सही है, सी उत्तर आ जाएगा, राइट। 1 नंबर सही है, दूसरा गलत है जी। अगला क्या कह रहे हैं? ओहो, कोई बात नहीं, सुनो। 100 साइन 50 पाई ओमेगा टी में आरएमएस मान और फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी है? ध्यान से सुनिएगा, साइन के पास लिखा गया मान हमेशा मैक्सिमम मान होता है। यानी अगर मैं आपसे सवाल ये पूछता कि बताइए इस समीकरण के अनुसार परिपथ की पीक वोल्टेज कितनी है, तब आपको उत्तर करना था 100 वोल्ट, पहला सवाल। अब आरएमएस पूछा है, तो आरएमएस क्या होता है? 0.707 इंटू पीक, तो 100 से उसे मल्टीप्लाई कर दो, 17.7 वोल्ट आ जाएगा। पहला आंसर पकड़ लो, ए और बी में से ही होगा, सी और डी को भूल ही जाओ, बात ही खत्म हो गई। अब आइए दूसरे सेकंड आंसर पर। सेकंड क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी बताओ। याद रखना, टाइम के पास यानी टी के पास जो लिखा होता है वो होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवर्ती बोलते हैं उसे। कोणीय आवर्ती का मान कितना दिया? 50 पाई। लेकिन अगर खुद हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये खुद 2 पाई एफ के बराबर होता है। यानी 2 पाई एफ इज़ इक्वल टू 50 पाई। एफ ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? 50 पाई में 2 पाई का भाग देंगे, उत्तर आएगा 25 हर्ट्ज। कितना आएगा? 25 हर्ट्ज। यानी 17.7 वोल्ट और 25 हर्ट्ज आपका यहाँ पर मान हो गया। दिल्ली मेट्रो वर्ष 2020 में पूछ चुका है, और इसरो, DRDO, यूपीपीसीएल, यूपीआरविनल हर बार इस तरह के क्वेश्चन पूछते ही रहे हैं। तो बस प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े, 20-22 मिनट जो आपका मैंने समय लिया है, इसके बदले मैंने आपको कुछ न कुछ सिखाया ही है। आपको भी लगा है कि कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन अटेंड कीजिए, फ्री टेस्ट अवेलेबल रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।